ओके एवरीवन, नाउ अब हम अगर यहाँ पर एंजियोस्पर्म वाला टॉपिक इसमें अगर देखें तो वी कैन सिंपली से राइट कि एंजियोस्पर्म्स हमारे पास है क्या, दे आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम। तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया देम एज द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स और कॉल्ड एज द फ्लावरिंग फेनेरोगैम्स। जितनी चीजें अभी तक हम मिस करते आ रहे थे कि हमें नहीं मिल रही थी, राइट, वो सब चीजें यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएंगी हमें और प्रॉपरली डिफाइन होके मिलेंगी भी, राइट। सो दे आर बीइंग द वन व्हिच आर कॉल्ड कवर्ड स्पर्मेटोफाइट, राइट, दैट द सीड्स विद फ्रूट कवर, सीड्स हैं और सीड के पास सरफेस पे फ्रूट कवर प्रेजेंट है, राइट, द कवर्ड स्पर्मेटोफाइट। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एडवांस्ड फेनेरोगैम्स हैं, राइट, फ्रूट डेवलपमेंट ऑब्जर्व हो रही है, मोस्ट एडवांस मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम, फाइन, राइट। लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट का, राइट, जो वर्ल्ड वाइड अकर हो रहा है डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स के अंदर, जिसमें से जो सबसे छोटा है हमारे पास वो वुल्फी और जो सबसे बड़ा है वो यूकैलिप्टस, नहीं, जो सबसे बड़े बड़े ट्रीज है टॉल ट्रीज ऑफ द यूकैलिप्टस एंड अ वेरी स्मॉलेस्ट ट्री ऑफ द वेरी स्मॉलेस्ट प्लांट इज द वुल्फी, राइट। अब अगर हम एंजियोस्पर्म के बारे में देखें, क्योंकि हमें इसकी डिटेलिंग पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़नी है, तो मैं अभी यहाँ पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। सो इफ वी विल टॉक अबाउट द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, तो इसके पास प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक, इट्स गोइंग टू हैव द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, राइट। और वो जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी प्रेजेंट है, इसको क्या हो गया, एक सेकेंड, no worries, right, the sporophytic plant body is there, is well differentiated, वो properly differentiated है roots के अंदर, right, उसी के साथ साथ stem के अंदर और leaf के अंदर, right, properly differentiated root, stem और leaf में, जिसमें हम डाइकॉट मोनोकॉट में differences पढ़ते हो कि डाइकॉट के अंदर टैप रूट मिलेगा, वही मोनोकॉट के अंदर फाइब्रस रूट मिलेगा, right, वैरायटी ऑफ स्टेम भी मिलेगी क्योंकि अंडरग्राउंड भी है, एरियल भी है, सब एरियल भी है, उनकी मॉडिफिकेशंस भी हैं, और लीफ के भी अलग अलग टाइप है, सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड में पिन्नेटली है या पाल्मेटली लीफ है, फाइलोटेक्सी भी अलग अलग है उनकी, और वेनेशंस भी डिफरेंट है, जिसमें हम जानते हैं रेटिकुलेट वेनेशन इन द केस ऑफ द डाइकॉट एंड पैरेलल वेनेशन इन द केस ऑफ द मोनोकॉट, पैरेलल वेनेशन में मोनोकॉट के केस में मिलेगा, राइट। देन हमने कहा जाइलम ऑफ फ्लोएम वेल डेवलप, दिस इज द मेन पॉइंट बेटा, जाइलम फ्लोएम वेल डेवलप हो गए, जिसके अंदर में हमने कहा जो जाइलम वेसल्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप हो गए, जो सीव ट्यूब है वो प्रॉपर्ली डेवलप हो गई, राइट। तो जाइलम वेसल्स एंड द सीव ट्यूब्स आर प्रॉपर्ली डेवलप एक्सेप्ट वेसललेस एंजियोस्पर्म। एनीवन हु कैन टेल मी द फैमिलीज रिलेटेड टू वेसललेस एंजियोस्पर्म? हां जी गाइस, विंटरेसी, टेट्रासेंटरेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी, बिल्कुल। तो हमने कहा ये हमारे पास क्या है, दे आर बीइंग द वन व्हिच आर बीइंग डिफाइंड एज द वेसललेस एंजियोस्पर्म्स, जिसमें वेसल की डेवलपमेंट नहीं हुआ, अदरवाइज वेसल की भी, सीव ट्यूब की भी, कंपेनियन सेल की भी, फाइबर्स की भी अच्छे से हमें प्रॉपर डेवलपमेंट मिलेगी, राइट। फ्लावर डेवलपमेंट मिलेगा एंड ऑलवेज हेटेरोस्पोरस इन नेचर, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि हेटेरोस्पोरस तो रहेंगे ही रहेंगे, राइट, क्योंकि हेटेरोस्पोरस अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है सीड हैबिट शो नहीं कर सकते, और अगर सीड डेवलपमेंट शो करे मींस हेटेरोस्पोरी इज द प्रीडोमिनेंट थिंग व्हिच हैज टू बी प्रेजेंट ओवर हियर। जो पोलन ग्रेन बना वो 2 सेल्ड या 3 सेल्ड बना, पॉलिनेशन बाय विंड और इंसेक्ट फॉलोड बाय द इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। एनाट्रोपस ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखो इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं ताकि ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। इन द केस ऑफ द angiosperm life cycle, I have taken flower A and flower B. Flower A is staminate, and flower B is pistillate. Now, we say flower B is pistillate in nature, right? आज थोड़ा सा हैंड जरूर मेरा स्टैमर करेगा because
एक्सेसिव कोल्ड की वजह से थोड़ा स्वेलिंग है मेरी फिंगर्स में, दैट्स व्हाई ग्लव्स पहन के मैं लिख रही हूँ, तो जहां आपको क्लियर ना हो वहां मुझे बता देना। स्टैमिनेट के अंदर बेटा प्रेजेंट क्या है हमारे पास, मेल कोन, एंड मेल कोन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। और पिस्टिलेट के अंदर प्रेजेंट क्या है, फीमेल कोन, एंड फीमेल कोन को हम नाम क्या देते हैं, गाइनोशियम। ठीक है, जो हमारे पास मेल कोन है, इट्स गोइंग टू हैव द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल which is called stamen, can also be named as anther, right? क्योंकि stamen में क्या हमारे पास एंथरोफिलामेंट, और मेन पार्ट कौन सा हमारे पास, एंथर। गाइनोशियम के अंदर मेगास्पोरोफिल, और जो मेगास्पोरोफिल है दैट्स गोइंग टू हैव द पिस्टल और कार्पल, जिसके अंदर से मेन पार्ट कौन सा है, ओवरी। Everyone got the point why I have taken anther and ovary as a separate? क्योंकि वही मेरे पास मेन है जहां पर फर्टिलिटी होने वाली है, जहां पर गेमीट बनेगा, ठीक है ना, राइट? इसी वजह से we have taken up. Now, अब इसके अंदर हम जानते हैं just a second. Okay, so we have the tetrasporangiate structure, that is the 4 microsporangium are being found, right? और उसी के साथ साथ याद है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंथर वॉल, और एंथर वॉल में 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, राइट? तो मैंने कहा डिटेलिंग हम पढ़ेंगे, अभी मैं पूरी डिटेलिंग पे नहीं जाऊंगी। और माइक्रोस्पोरेंजियम में मेन क्या प्रेजेंट है हमारे पास, माइक्रोस्पोर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मम्मी फीमेल कोन के फिर नीचे क्या लिखा है, दूसरे वाले गाइनोशियम, स्टेप में? गाइनोशियम, उसके नीचे मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर, ओके। मेगास्पोरोफिल, राइट? नाउ इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, and what is the meaning of integumented megasporangium? Ovule, right? अब ये ध्यान रखना बच्चे, जो ये ओव्यूल है ये एनाट्रोपस है। क्या मीनिंग होता है एनाट्रोपस का? एनाट्रोपस जो 180 डिग्री पे होता है, मतलब इन्वर्टेड, राइट? जो हमारे पास कैसे है, इन्वर्टेड है, तो हमने कहा एनाट्रोपस है। उसी के साथ साथ बाइटेगमिक है, 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर, तो हमने कहा 2 इंटेग्यूमेंट है, बाइटेगमिक हो गया, एनाट्रोपस हो गया, विच इज इन्वर्टेड इन नेचर, राइट? और उसी के साथ साथ हमारे पास इट्स बीइंग द वन, राइट, जो मेन हमें किसको कैरी कर रहा है, कैरी न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है हमारे पास, इसका न्यूट्रिटिव टिश्यू विच इज बीइंग फाउंड। अब इसी ओव्यूल में प्रेजेंट क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, एंड मेगास्पोर मदर सेल इज अगेन 2n इन नेचर। फाइन, यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल और जो मेगास्पोर मदर सेल है, दे बोथ विल गो फॉर द टास्क ऑफ द स्पोरिक मियोसिस। बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे हमने जिम्नो में पढ़ा था। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, माइक्रोस्पोर्स, और यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे पास, मेगास्पोर्स। तो ये भी एन और ये भी एन, ठीक है। लेकिन इसमें से ओनली कितने फंक्शन रहेंगे, 1 रिमेन फंक्शनल, और जनरली जो फंक्शनल रहता है ना वो चलाजल मेगास्पोर होता है। मीन्स जो किसकी तरफ बना है बेटा, चलाजा की तरफ, वो हमारे पास जनरली फंक्शनल रहता है। अब यही माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर विल फॉलो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन को एक और नाम दिया था। हाँ जी बेटा, एक मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप लिख लेना। हाँ जी बोलो। मैम जैसे मेगास्पोर कह रही कि चेलेजल एंड पे ज्यादा फंक्शनल होता है, माइक्रोपाइलर पे नहीं होता क्या? डीजनरेट हो जाते हैं ना, 4 बनेंगे ना, चारों कैसे अरेंज होंगे, माइक्रोपाइल टू चलाजल अरेंज होंगे, जिसमें से माइक्रोपाइल वाले जो होंगे वो माइक्रोपाइल वाले फंक्शनल होते हैं ना। माइक्रोपाइल वाले फंक्शनल होते हैं, बाकी 3 जो चेलेजल की तरफ होंगे वो डीजनरेट हो जाते हैं ना। नो, चलाजल वाला फंक्शनल होता है, माइक्रोपाइल वाले डीजनरेट होते हैं। ओके मैम, ठीक है। नाउ एंडोस्पोरिक और इन सीटू जर्मिनेशन, फॉर्मेशन किसकी हो गई हमारे पास,
pollen grain and embryo sac. Everyone remember? Pollen grain को हम क्या कहते हैं? 2-celled और 3-celled male gametophyte. मीनिंग समझाओ जरा मुझे 2-celled और 3-celled का. An embryo sac is 7-celled, 8-nucleated female gametophyte. जैसे पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, 2 टाइप के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव. तो जनरेटिव सेल्स फिर फर्दर अगर डिवाइड हो रहा है, अगर वो दो मेल गैमेट बना रहा है, तो हमारे पास 3 सेल्ड बोलते हैं. और मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड हो गए, जिसमें सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स हो. ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर कि जिस पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल हैं, दैट आर कॉल्ड एज दी 2 सेल. जब जनरेटिव सेल भी डिवाइड कर गया तो हमारे पास क्या बन गया? 3 सेल. तो मैच्योर इज 3 सेल. 3 सेल बनना श्योर है, लेकिन 2 सेल अधिकतर में डाइसेंस के टाइम दिखता है. डाइसेंस का मतलब क्या होता है? एंथर रप्चर. नाउ आर विंग्स प्रेजेंट अराउंड द पोलन ग्रेन? No, ma'am. Right. This is exine made up of sporopollenin. Sporopollenin की बनी हुई है, राइट. वहीं पर कुछ पॉइंट पे ये ब्रेक होता है, और उसी ब्रेक्स को क्या नाम देते हैं? germ pore, right? And a bigger cell is called as the vegetative cell, and another is called generative cell. याद रहेगा पॉइंट? नोट करो पहले यहां तक का इतना. और एम्ब्रियो सैक का जरा डायग्राम बनाओ. एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है? 7-celled, 8-nucleated. और मुझे नंबरिंग लेबलिंग बताना उसकी. हाँ जी, यहां तक नोट हो गया बच्चा सबसे पहले सबका? Shall I move forward? Okay, still noting. फटाफट नोट करो. Done, guys? हाँ जी, सो एम्ब्रियो सैक की लेबलिंग हो जाए. माइक्रोपाइल की तरफ ये जो 2 सेल्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स. Synergids. और ये कौन सा होता है? एग. Yes, ma'am. This is the center called central cell. Polar nucleus. And antipodals, and these 2 nucleus are called polar nuclei. Right? So we say there is being the formation of the pollen grain and embryo sac. Ma'am. चलाजा के साइड होता है ना मैम सिनर्जिड? तो बेटा माइक्रोबाइल की साइड होता है, चलाजल की साइड कैसे हो सकता है? सिनर्जिड. सिनर्जिड पोलन ट्यूब को अलाउ करता है. और पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर होगी? जो चीज खुली है या जो चीज बंद है? खुली है. और खुला कौन सा पॉइंट है? माइक्रोपाइल या चलाजल? माइक्रोपाइल. अब समझ आया पॉइंट?
Yes guys, completed यहाँ तक. Yes, ma'am. Now the pollen grain will enter over here with the process of the pollination by air or insect or majority other mean. एयर से भी, इंसेक्ट से भी और बाकी किसी से भी कर सकता है हमारे पास. उसी के साथ साथ फॉलो किसको करता है? इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन. इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्स्ट पास थ्रू, किसके थ्रू पास होगा? स्टिग्मा. अगर स्टिग्मा के थ्रू पास होगा तो क्या कहेंगे हम इसको? इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन. राइट. अब अगर ये प्रोसेस हो गया तो इट विल गो फॉर द टास्क ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो मेल गैमीट्स हैं जिसमें सबसे पहले क्या होता है? सिनगैमी. और बाद में लेटर ऑन क्या होता है हमारे पास? ट्रिपल फ्यूजन. तो सिनगैमी से किसकी प्रोडक्शन हो जाती है? जाइगोट. और ट्रिपल फ्यूजन से किसकी प्रोडक्शन होती है? पेक. एंड पेक इज व्हाट? पेक क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. पेक. और पेन क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. राइट. पॉइंट समझ आया सबको अच्छे से? Yes, ma'am. Right. Now पैकिप्लॉइडी 3n. तो ये डेवलप होके क्या बना? एंडोस्पर्म. और जाइगोट से हमने क्या बनाया? एम्ब्रियो. यूजिंग दिस एंडोस्पर्म फॉलोइंग मीरोब्लास्टिक embryo genesis. Right. Mute yourself, beta. Right. Now go for the ripening of ovule and ovary. तो हमारे पास सीड किस में बना? एनक्लोज्ड इन फ्रूट. और वही जब जाके मैच्योर हो जाएगा ऑन जर्मिनेशन will produce plant A or plant B. Task clear हुआ सबको? Right. If endosperm persists in the seed, then endospermic seed. If not, then non-endospermic seed. नोट द कंप्लीट. थोड़ा बहुत याद आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर? यही करते थे उसमें भी. ठीक है ना? राइट. तो सेम चीज उसमें भी यही प्रोसेस में रिपीट लाते थे. राइट. तो हमने कहा यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर सिनगैमी अकर फर्स्ट देन ट्रिपल फ्यूजन, व्हाइल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर फर्स्ट देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट. हम थोड़ा राइट करना. थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दो. ठीक है. Noted everyone? राइट. बहुत सारी डिटेलिंग है इसमें. एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, राइट, हाउ द कंप्लीट प्रोसेस अकर, राइट. बट नो वरीज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट राइट इन द कमिंग राइट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट. द 12th स्टार्ट करेंगे, दैट इज फरवरी में. तो पहली बात, यहां तक का टास्क क्लियर हो गया बच्चा? लाइफ साइकिल कंप्लीटेड है? यस मैम. गुड.
Now, if we will talk about this, देखो यही लाइफ साइकिल यहाँ भी बनी है, राइट। हमने कहा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्टेमन है, कार्पल है, एंथर है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, राइट। वहीं आपने फिर डेवलपमेंट कर दी इसके अंदर पोलन ग्रेन की, राइट। एम्ब्रियो सैक की 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ यहाँ पर, राइट। एंड देन वी विल से अल्टीमेटली वी हैव द होल डेवलपमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी देयर फॉर दी, राइट, आपका एंडोस्पर्म, पेक और जाइगोट की डेवलपमेंट। और पेक कैसे बनता है बच्चा? पेक इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विद, मेल गैमीट का फ्यूजन किसके साथ हम कराते हैं जब हम पेक की डेवलपमेंट करते हैं, राइट। द मेल गैमीट इज गोइंग टू बी फ्यूज्ड विद द पोलर न्यूक्लियर, फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियर, नहीं पोलर न्यूक्लियर पे पहले फ्यूज हो जाते, 2n में कन्वर्ट हो जाते, राइट। तो सेंट्रल सेल हमारे पास किसमें चेंज जाता है? पेक में, and then that peck will multiply and form the multicellular triploid tissue called as the endosperm, right? So this is what we will say as the angiospermic life cycle. Clear है बच्चा यहाँ तक अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now talking about the economic importance, क्या हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एंजियोस्पर्म की? तो हम ये सब जानते हैं, मॉर्फो में हम पढ़ चुके हैं, कितने सारे प्लांट्स थे जो हमारे पास पाउडर की तरह यूज हो रहे थे, राइट। कुछ की मेडिसिनल वैल्यू थी, कुछ आपके यहाँ पर स्पाइसेस बनाने में यूज होते हैं, बेवरेजेस बनाने में यूज होते हैं, टिम्बर प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं, राइट। तो वही आते हैं सबसे पहले, राइट। तो फूड का तो हमें पता है मेजर सोर्स है ही, फ्लावरिंग प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ द फूड, राइट। सीरियल्स, व्हीट, राइस की प्रोडक्शन होना, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट की प्रोडक्शन होना, फ्रूट्स की प्रोडक्शन होना, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिकली फूड के मेन सोर्स बने। एडिबल ऑयल में कैस्टर ऑयल को डिराइव करते हैं, सनफ्लावर ऑयल को डिराइव करते हैं, कोकोनट ऑयल को डिराइव करते हैं, ग्राउंडनट ऑयल को डिराइव करते हैं, राइट। तो एडिबल ऑयल की तरह भी यूज हो रहा है। स्पाइसेस है हमारे पास, कोरिएंडर वगैरह, राइट। जो हम ब्लैक पेपर तो हम पढ़ते भी है ना, पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल, राइट। तो वहां से हम अगर स्पाइसेस भी एक्सट्रैक्ट अप कर रहे हैं। कॉफी के लिए हम बेवरेजेस की बात करते हैं, कॉमन बेवरेजेस। मेडिसिनल प्लांट्स हमारे पास है, लाइक बेलेडोना पढ़ा था, अश्वगंधा पढ़ा था, विथेनिया मॉर्फोलॉजी के अंदर। फिर हमने कहा टिम्बर प्रोडक्शन के लिए हमेशा याद रखना हार्डवुड प्रोडक्शन, क्योंकि वेसल्स एंड फाइबर बोथ फाउंड, दोनों अगर प्रेजेंट है वेसल्स और फाइबर, राइट, तो उसकी वजह से हम कहते हैं दे विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द हार्डवुड। वहीं पर जिम्नोस्पर्म वेसल्स और फाइबर्स के एब्सेंस की वजह से सॉफ्ट वुड बना रहे थे, बट ये क्या बनाते हैं हमारे पास? हार्डवुड, राइट। फाइबर्स डिफरेंट क्वालिटीज के हैं जो बनेंगे यहाँ पर। टेक्सटाइल फाइबर्स है जो कॉटन से हमारे पास ऑब्टेन होते हैं, राइट। तो ये मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुआ हमारे पास किसका? एंजियोस्पर्म का, राइट। गॉट द पॉइंट एवरीवन? Yes, ma'am. क्लियर है यहाँ तक? गुड, राइट। नाउ अब हमने कहा मेन फीचर्स आ जाते हैं जो अब डिफरेंसेस के, क्योंकि एंजियोस्पर्म भी यहाँ फिनिश हुआ, तो अब पॉइंट ध्यान रखना बेटा। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी is a dominant life phase in terido, जिम्नो एंड एंजियो। इन तीनों में ये हमारे पास डोमिनेंट लाइफ फेज है। एंड अगर ये तीनों में डोमिनेंट लाइफ फेज है तो हम ये लेके चलते हैं कि इन तीनों को ही हम कहते हैं इन ऑल दी ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। फिर हमने कहा गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी और गेमिटोफाइट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट फेज इन किसमें है? टेल मी। ब्रायोफाइट्स, राइट। इट इज इंडिपेंडेंट इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट,
कॉल्ड प्रोथैलस। इसे हम क्या डिफाइन करते हैं? प्रोथैलस। तो हमने कहा इंडिपेंडेंट इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट विच इज बीइंग डिफाइंड एज द प्रोथैलस। जो हमने डिफाइन किया प्रोथैलस के अंदर हमें मिलते हैं, इंडिपेंडेंट इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, राइट। एंड ऑलवेज डिपेंडेंट इन, किसमें डिपेंडेंट मिलेगा? हेट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म्स एंड Angiosperm. एंजियोस्पर्म। डोमिनेंट और यहाँ इंडिपेंडेंट, राइट। एंड heterosporous pteridophyte. फाइन, राइट। अब इसी में अगर मैंने कहा स्पोरोफिटिक बॉडी डिपेंडेंट, एक ही में डिपेंडेंट है ये, इन ब्रायोफाइट्स। याद रहेगा ये पॉइंट बचा? अंडरस्टूड? गेमिटोफाइट नेवर हैव वैस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट। गेमिटोफाइट के पास कभी भी वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, नेवर हैव वैस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट, राइट। ऑब्वियसली बात है, जो हमने ब्रायो में पढ़ा तो भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे, और जब हम आगे पढ़ते हैं तो भी हम गेमिटोफाइट को वैस्कुलर टिश्यू नहीं देते, तभी तो डिपेंडेंट नेचर रहेगा। अगर वैस्कुलर टिश्यू देते तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, जाइलम फ्लम अपना दे दोगे तो उसको तो इंडिपेंडेंट करना नहीं है। इसी वजह से हम क्या कहेंगे? नेवर हैव वैस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट, राइट। देन हमने कहा यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर, इफ यू विल डिफाइन लास्ट वन, दैट इज, अब हमने ठीक है स्पोरोफिटिक बॉडी पढ़ लिया, हमने गेमिटोफाइट के बारे में पढ़ लिया, राइट। ऑल ब्रायोफाइट्स आर, सारे ब्रायोफाइट्स कैसे? होमोस्पोरस। ऑल ब्रायोफाइट एंड सम टेरिडोफाइट्स, राइट, आर होमोस्पोरस इन नेचर। ये होमोस्पोरस। वाइल all gymnosperm angiosperm and some pteridophytes are heterosporous in nature। ये पढ़ी है ना हमने चीज, जिम्नो हो चाहे कोई भी एनजीओ हो, हेटेरोस्पोरस होंगे कुछ टेरिडोफाइट। इसका मतलब टेरिडोफाइट कौन है? जो होमोस्पोरस को भी इंक्लूड कर रहा है, जो किसको इंक्लूड कर रहा है? हेटेरोस्पोरस को। Heterosporous को। ठीक है ना, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी विल स्टेट ओवर हियर एज द मेन पॉइंट, राइट। ये हमने यहाँ पर स्टडी किया, राइट। कंप्लीट यहाँ तक अच्छे से ये पॉइंट्स याद रहेंगे। ये मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं और बहुत बार क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। तो इंडिविजुअल तो पॉइंट्स आपको याद करने ही करने, एंड में बस एक इंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं पूरे चैप्टर के, राइट, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया। उसी के बेसिस पे यहाँ पर मेन डिफरेंसेस दे रखे, तो जस्ट गो फॉर द डिफरेंसेस, राइट। किसमें क्या क्या प्रेजेंट है, राइट, और क्या है हमारे पास सीड का, नेकेड सीड, विदाउट कवरिंग, विद कवरिंग, राइट। एंड सीड एंड इट्स कवरिंग इज बेसिकली फ्रूट ओनली, राइट। फ्रूट की बात कर रहे हैं हमारे पास, राइट, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है, राइट। नाउ मूविंग टू दी लाइफ साइकिल्स इन प्लांट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो लाइफ साइकिल्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं, रिमेंबर, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, राइट। फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं इसका। हैप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है बेटा? कि इसकी डोमिनेंट फेज कैसी होनी चाहिए, गेमेटोफिटिक या स्पोरोफिटिक? हैप्लॉन्टिक से गेमेटोफिटिक,
बिल्कुल, तो हमारे पास डोमिनेंट फेज फ्री लिविंग होना चाहिए हमेशा। डोमिनेंट फेज इज ऑलवेज फ्री लिविंग, ये भी ध्यान रखना, डोमिनेंट फेज कभी डिपेंडेंट नहीं होती, राइट। तो फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, फोटोसिंथेटिक तो रखना ही है, प्लांट का मेंबर है तो, राइट। और डिप्लॉइड और स्पोरोफिटिक जनरेशन इज नेवर गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो, राइट, इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल zygote because no embryo formation occur, राइट। एल्गी में पढ़ा था ना, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमने कहा नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर, एम्ब्रियो की कोई फॉर्मेशन नहीं होगी इसके अंदर, तो इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल zygote ओनली, एक ही zygote से हमारे पास रिप्रेजेंट होता है। जो zygote हमारे पास बनता है यहाँ पर, वो मियोसिस करता है, मियोसिस करके अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द zygotic meiosis, zygotic meiosis करता है और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। वही स्पोर्स जर्मिनेशन पे एक नया गेमिटोफाइट बनाते हैं, जिन स्पोर्स को आप नाम क्या देते हो, मियोस्पोर्स, राइट। तो यही मियोस्पोर्स आपके क्या करते हैं, नया गेमिटोफाइट बनाते हैं, एंड मेजरली रिप्रेजेंटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, मेजॉरिटी ऑफ थैलोफाइटा, राइट। और स्पेसिफिकली थैलोफाइटा में से कौन से मेंबर, ग्रीन एल्गी, राइट, जो इसको फॉलो करते हैं, राइट। याद रहेगा ये पॉइंट। देखो यहाँ से कैसे स्टार्ट किया, दिस इज द ए पार्ट, यहाँ से स्टार्ट किया गेमिटोफाइट से, गेमिटोजेनेसिस हुआ, सिंगैमी हुआ, zygote बना, मियोसिस हुआ, राइट, स्पोर्स बने which are the meiospores, right, they will germinate and ultimately lead to the production of the, right, new gametophytic body। क्लियर यहाँ तक, राइट। so this is what we will say as the haplontic life cycle। अब इसी के बाद हमने नेक्स्ट डिफाइन किया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये बेटा पैटर्न जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम यही डायरेक्ट डायग्राम लेके एबीसी की लेबलिंग पूछेगा आपसे, नहीं तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब डिप्लॉन्टिक का क्या मतलब समझ आ रहा है, डिप्लॉन्टिक से डायरेक्ट मीनिंग समझ आ रहा है कि हमें क्या चाहिए, बेसिकली इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए, लेकिन वो अब गेमिटोफिटिक ना होके कैसी होनी चाहिए, स्पोरोफिटिक, राइट। यस, इट हैज टू बी स्पोरोफिटिक इन नेचर, राइट। हमने कहा इट्स फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, राइट। तो फोटोसिंथेटिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा, डिप्लॉइड होगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगा, राइट। और मियोसिस किसमें होगा, मियोसिस अकर इन द स्पोर्म मदर सेल, राइट। तो मियोसिस हम यहाँ पर बेसिकली करेंगे स्पोर्म मदर सेल में, राइट। तो मियोसिस अकर इन द स्पोर्म मदर सेल व्हिच आर बीइंग द डिप्लॉइड, एंड द गेमेटोफिट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यूअर सिंगल सेल हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जो शॉर्ट लिव्ड है और डिपेंडेंट है फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट पे। सबसे मेन पॉइंट, इट्स गोइंग टू बी डिपेंडेंट, राइट, शॉर्ट लिव्ड एंड डिपेंडेंट इन नेचर, ऑफ सिंगल टू फ्यू सेल होना चाहिए। जैसे आपने 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड लिखा, आपने 2 सेल 3 सेल लिखा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली, राइट, फ्यू सेल है, बहुत कम सेल है, राइट। और इट इज बी फॉर्म बाय ऑल सीड बेयरिंग प्लांट, जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स हैं, right, all the spermatophytes are being following it, that is all the gymnosperm and all the angiosperm, along with, yes, some of the brown algae member Fucus, yes, brown algae member fucus, ये हमने पहले ही points लिखे हुए हैं, right, just take recap, right, in the fucus we will say diplontic life cycle is observed, fine। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्पोरोफाइट से। तो स्पोरोफाइट से पहले गेमेटोजेनेसिस किया, जिसमें दौरान में आपने स्पोरिक मियोसिस कराया, राइट, ये दिखाते नहीं है बस उस चीज को। फिर उसके बाद आपने जो गेमीट बनाया उनका सिंगैमी हुआ, zygote हुआ, और वापस से स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो गई, राइट। सो दैट्स द कंप्लीट व्हिच इज कॉल्ड एज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट। लेकिन अब कुछ प्लांट्स के अंदर हमें क्या मिलता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी, तो ये इंटरमीडिएट हो गया ना, हैप्लॉन्टिक हुआ ना डिप्लॉन्टिक हुआ, इंटरमीडिएट हो गया उनके बीच का, राइट। तो ये विल से इंटरमीडिएट टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल, जहां पर दोनों स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड होंगे, दोनों मल्टी सेल्यूलर होंगे, इक्वली डोमिनेंट होंगे, फ्री लिविंग होंगे, ऑफन फ्री लिविंग, ये मेन चीज है, राइट। अगर पूरी तरीके से दोनों फ्री लिविंग नहीं होते तो कोई ना कोई एक तो फॉर टाइम बिंग जरूर होगा, राइट। सो ऑन दैट कंडीशन हमने कहा मल्टी सेल्यूलर आपका यहाँ पर इक्वली डोमिनेंट एंड ऑफन फ्री लिविंग इन नेचर, राइट। और उसी के साथ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न, राइट। अब कैसे देखो, ब्रायो और टेरिडो के अंदर dominant phase is independent photosynthetic thalloid erect haploid gametophyte, right, and alternate with a multicellular short multicellular sporophyte with the total or partially dependent on the gametophyte for anchorage and nutrition। किसके अंदर totally dependent है, who will tell me, किसके अंदर totally dependent है, liverworts, liverworts, right। तो liverworts के अंदर totally dependent, वही mosses के अंदर हमारे पास partly डिपेंडेंट, राइट। उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर
टेरिडोफाइट के अंदर डोमिनेंट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पोरोफाइट which is diploid independent photosynthetic vascular plant body, right? And being the one which originated with the multicellular independent but short-lived, right, haploid gamete. Fine. Now some of the algae also have the haplodiploidic life cycle, right? Like ectocarpus, right, जो हम define करते हैं ectocarpus, Laminaria, laminaria, ये दोनों किसके मेंबर? ब्राउन algae, brown right? algae, Yes. उसी के बाद उल्वा, Ulva clitophora, green algae, and then red algae, कंप्लीटेड यहाँ तक. उसके अलावा इसमें जिलीडियम ग्रासिलेरिया को हम यूज भी करते हैं, रिमेंबर, राइट, रेड एल्गी के मेंबर्स में फॉर द अगार अगार प्रिपरेशन. तो सबसे पहले लाइफ साइकिल कंप्लीट है, yes ma'am, right, all the life cycles in the plant and the whole plant kingdom now, क्योंकि अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए. हाँ जी मैम एक क्वेश्चन है मैम, जो आपने ऊपर सेकंड पॉइंट लिखवाया उसमें गेमेटोफाइट वाला, उसमें मैम आपने वो थैलाइड को क्यों नहीं लिया? थैलाफाइटा कौन सा, कहाँ पर? इसमें हैप्लोडिप्लॉइडिक में? नो मैम, जो आपने पहले पॉइंट लिखवाए थे अच्छा, ना, जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने. हाँ यस मैम, उसमें थैलोफाइटा के बारे में. कौन सा सेकंड पॉइंट? हाँ इसमें ये है ना, यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ कि इट्स बीइंग द वन जो प्लांट बॉडी की बात कर रही हूँ. थैलस बॉडी की बात करूंगी तो थैलोफाइट. अच्छा, प्लांट बॉडी में प्लांट बॉडी मींस कंप्लीट लीव्स एंड लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है ना. थैलोफाइटा इसलिए मैंने किसी कैटेगरी में प्लेस नहीं किया क्योंकि वो थैलोइड प्लांट बॉडी है. ओके मैम, उसको अलग से. यस, अलग से, बिल्कुल, राइट. अब क्लियर है बेटा सबको? यस मैम. Yes, guys. Everyone completed with the whole plant kingdom. This is where we wind up with the whole plant kingdom now. आपका plant kingdom यहाँ finish होता है पूरा, right? And now we are going to start with the transport in plants. Next chapter. मैम वो तो रह रहा है ना वो वाला. अच्छा, लास्ट में वो रह गया ना आपका. हाँ, टेक्सोनॉमी. ओके गाइस, तो पहले वो खत्म कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करती हूँ मैं आपका ट्रांसपोर्ट. ओके गाइस, स्टार्ट करूँ? कंप्लीट है यहाँ तक का टास्क सबका? मैम हाँ जी. मैम ये पूछना था कि मैम मॉर्फोलॉजी में जितने एनसीईआरटी में एग्जांपल्स है वो सफिशिएंट होंगे क्या, या कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? फैमिली के एग्जांपल्स एक्स्ट्रा करने हैं बच्चे. मैम जो फैमिलीज में सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन है वो नहीं, जो हमने पैकेज उसके हिसाब से किया, पैकेज के हिसाब से फैमिलीज के एग्जांपल. बाकी सबके एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ठीक है? हाँ, अकॉर्डिंग ठीक है, बिल्कुल. क्योंकि बाकी इसलिए मैंने भी एग्जांपल्स नहीं कराए थे क्योंकि मैंने कहा था मैं फैमिली के नाम लिख रही हूँ. अब बस जहां फैमिली का नाम लिख दिया इसका मतलब उस फैमिली के सारे एग्जांपल वहां पर आ गए. ठीक है ना. तो एनसीईआरटी से सेपरेट एग्जांपल्स कर लो और उसी के साथ साथ आपका जो है वो वाला पार्ट, फैमिली वाला पार्ट, उसमें से पढ़ो, फैमिली के नाम याद कर लो कि भाई ये फैमिली है. जो बाकी सबके जो एग्जांपल्स है ना जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो हो रहे हैं, और फिर फैमिली वाले भी कर लिए, लेकिन एक्स्ट्रा मतलब जो फैमिलीज गिवन है उसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ना? सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा गिवन है मतलब सिर्फ फैमिलीज में जो फैमिलीज गिवन है एनसीईआरटी में. हाँ, बस ठीक है बच्चा. और कोई पॉइंट बेटा इसी का यहाँ तक? राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम इन प्लांट्स. राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम इन प्लांट्स. छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से खत्म करेंगे. राइट. नाउ अब क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर हम डिफाइन करते हैं, राइट, तो हम सबसे पहले तो इसको कैसे स्टडी करते हैं, कैसे स्टेट करते हैं, दैट्स बीइंग द वन थिंग. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन.
राइट। तो अब हमने यहाँ पर स्टेट कैसे किया देखो इसके अंदर, यस राइट, आर्टिफिशियल सिस्टम, natural system, and third one phylogenetic system of classification. Now starting with this one, what is the artificial system? आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पहले जो बनाया था वो एरिस्टोटल ने दिया था, एरिस्टोटल थियोफास्टस इन्होंने डिफाइन किया था, जहां पर हमने क्लासिफिकेशन किया based on few morphological features only. सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, विच इज स्कोप फॉर द टास्क ऑफ द राइट क्लासिफिकेशन कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइक साइज, habit, habitat, बॉडी स्ट्रक्चर, इनके बेसिस पे कर दिया, राइट। एंड स्टार्ट किया एरिस्टोटल, स्टार्ट किया लेटर राइट, लीनियस ने डिफाइन किया, right, sexual system of classification. Anyone having an idea? यस मैम, बताया सेक्सुअल सिस्टम, सेक्सुअल और ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है उसका इक्वल वेटेज होता है। Right. Define equal weightage. Vegetative and reproductive character specific focusing on erosion. Fine till here? Right, the system को हमने नाम क्या दे दिया बच्चा? We just define it as the sexual system of the classification or called as the artificial system of the classification, which is based on the few morphological features only. अब हमने ये स्टेट किया कि ठीक है, राइट, इसके बाद अब नेक्स्ट मेथड क्या था? अब ये मेथड क्यों हमारे पास रिजेक्ट हो गया? क्योंकि ये कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहा था, वो भी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल को ले रहा था, राइट। तो आप कैसे स्टेट करोगे कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर दोगे? बिकॉज अदर फीचर्स आल्सो इंपॉर्टेंट ना, एनाटॉमी भी पढ़ना पड़ता है उसका, साइटोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, फिजियोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, राइट। तो अब हम आ गए यहाँ पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे, स्टार्ट करें, राइट। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल or we say 2D system of classification, where classification is based on
नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है, राइट, वेयर all morphological, cytological, and ecological characters, right, are considered. सारे कैरेक्टर्स को आपने कंसिडर किया, तो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है, जहां पर हमने कहा मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, राइट, उसी के साथ साथ फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव बीन स्टडीड, राइट। इवोल्यूशन को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स हम इसमें पढ़े। समझ आया पॉइंट? Right, and it was best discussed by, who discussed the best system for this? Benjamin. Yes, best discussed by Bentham and Hooker system of classification. Remember, herbarium बनाने के लिए भी यूज करते हैं Bentham and Hooker system of classification, right? But the only drawback is incorrect positioning of gymnosperms as placed हम करते हैं इसको एडवांस टू एंजियोस्पर्म्स, बट प्रिमिटिव टू एडवांस टू पूरा ही लिख लेते चलिए, डाइकॉट्स एंड प्रिमिटिव टू मोनोकॉट्स। हाँ जी, क्या समझ आ रहा है? हमें जिम्नोस्पर्म को कहाँ रखना चाहिए था? What's the actual placement of the gymnosperm? Actual placement gymnosperm की क्या होनी चाहिए? Right, that has to be placed primitive to dicot ना? Angiosperm से primitive है, तो must be primitive to the dicot. लेकिन इसको कैसे place किया इन्होंने? Dicot फिर gymno फिर monocot. Means dicot से advance कर दिया और monocot से primitive कर दिया. Right, so is it a correct system? No, ma'am. Right, that's why the system is being rejected. Right, इसीलिए आज भी हम यूज तो कर लेते हैं इसको, लेकिन इतना कंप्लीट यूज नहीं करते हैं, right, जितना ज्यादा बेटर हम यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल और 3D system of classification. We just name it as vertical or 3D system of classification. जहां क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? Evolutionary relationship. Exactly, is based on genetic affinities, that is evolutionary relationships among organisms, right? और ये बेस्ट एक्सप्लेन करने वाले हमारे पास कौन थे? एंगर एंड प्रैंटल, राइट? इट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय एंगलर्स एंड कंप्लीट यहां तक का टास्क। Understood it here? Fine. System of classification clear है सबको अच्छे से, right? Bentham Hooker ध्यान रखना है,
सेक्सुअल सिस्टम लीनियस का ध्यान रखना, राइट, और एंगर प्रैंटल का फाइलोजेनेटिक, बस नाम, ओनली नेमिंग हैज टू बी डन। इसी के बाद ही क्लास टॉपिक भी खत्म कर लेते हैं, ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी वो भी फिनिश कर देते हैं। अगर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर याद हो तो मैंने आपको 2 ब्रांचेस टेक्सोनॉमी की उसमें ही बताई थी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी, अल्फा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी, रिमेंबर एवरीवन? यस मैम। राइट, जो हमारे पास अल्फा टेक्सोनॉमी था वो किस पे बेस्ड था? अल्फा और मॉर्फोलॉजिकल ओमेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पे, राइट, और ओमेगा टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, इन सब पे बेस्ड था, राइट। उसी तरीके से अब हम टेक्सोनॉमी की जो ब्रांच पढ़ते हैं, और ये जब ब्रांच पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना, राइट। नंबर फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, राइट, जो सबसे पहला पढ़ने वाले हैं, राइट, विच वी विल डिफाइन एज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी also called phonetics or also called एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी, राइट। अब हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है और हम इसे कैसे स्टडी करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब है कि हर एक कैरेक्टर को प्रॉपरली स्टडी करना और उसको एक नंबरिंग मेंशन कर देना, एक नंबर कोड दे देना, राइट। सबसे पहले तो हर एक कैरेक्टर को हमें स्टडी करना है और उसको क्या दे देना, एक स्पेसिफिक नंबर कोड दे देना, असाइन कर देना, राइट। तो व्हाट वी आर क्या लिखा है? एडेंसोनियन, ADANSONIAN, एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी, ठीक है, इसका नाम है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दिया गया, राइट। तो इट्स बीइंग द वन यूसेज ऑफ, राइट, न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करना फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सिमिलैरिटीज, को इवैल्यूएट करने के लिए, एंड डिफरेंसेस बिटवीन, राइट, किसके बीच में, राइट, स्पीशीज, राइट, उसके बीच में, जहां पर हम करते क्या, numbers and codes are assigned, इनको assign कर देते हैं, number of codes assign कर देते हैं to all the observable characters, जितने भी characters हैं बेटा उन सबको आप प्लस, माइनस और 0 ये कोड दे दो। प्लस का मतलब उसमें प्रेजेंट है ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, माइनस का मतलब उसमें एब्सेंट है, दिस इज डेटा अनअवेलेबल, अभी मेरे को नहीं पता, नॉट टू बी डिफाइंड, राइट। तो मैंने एक नंबर ऑफ कोड दे दिया, नंबर ऑफ कोड देके हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस दी उनको, एंड उसी के साथ साथ कंपेयर्ड, राइट, कंपेयर किया फॉर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज। मीनिंग समझ आया? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्योंकि नंबर को यूज करती है तो आप 100 ऑफ कैरेक्टर्स को एक ही टाइम पे स्टडी कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट क्या है, राइट, 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड एट वन टाइम, एक टाइम पे स्टडी हो सकता है 100 ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, एट वन टाइम, राइट, एंड ऑल विल बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट। पॉइंट समझ आया?
तो आपके पास क्या है बेटा, लेट्स सपोज आपके पास ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बी है, आपने कैरेक्टर्स लिए, कैरेक्टर्स को आपने एक नंबरिंग दे दी कि इसके अंदर +4 आए, उसके अंदर -3 आए, राइट। तो आपको पता चल गया कि भाई इनके अंदर सिमिलैरिटी जो है इतनी ज्यादा नहीं है, तो आपने हर पॉसिबल कैरेक्टर को कंसिडर किया, हर एक कैरेक्टर को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी, उनको कंपेयर किया, राइट, ताकि आप एनालाइज कर सको कि ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिसिमिलैरिटीज प्रेजेंट। अब समझ आ गया पॉइंट सबको अच्छे से? Yes, Yeah, with the ma'am. numerical taxonomy, guys, right? तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि what's the advantage of the numerical taxonomy that every character to be considered. आप हर कैरेक्टर को कंसिडर कर सकते हो, आप हर कैरेक्टर को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दे सकते हो, राइट। सबसे मेन चीज ये है, राइट, इसके लिए हम सबसे ज्यादा इसको मेनली स्टडी करते हैं, राइट। फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में आपने हर कैरेक्टर को स्टडी किया, लेकिन लेट्स सपोज मुझे हर कैरेक्टर को स्टडी नहीं करना, मुझे सिर्फ न्यूक्लियस के कैरेक्टर को स्टडी करना, तो अब मैंने कहा उसको साइटोटेक्सोनोमी or karyotaxonomy. When I'm only going to talk about the features for the nucleus, that's a chromosome, right? So it's based on, किस पे based है? Cytological information. Chromosome number, structure, behavior, nuclear structure and dynamics, etc. इन सभी को स्टडी करना, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो क्रोमोसोम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो न्यूक्लियस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको पढ़ना। लेकिन उसी टाइम पे राइट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ना, तो हम उसे क्या कह देंगे? कीमोटैक्सोनॉमी। Based on chemical composition, फाइन। अब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब डीएनए एंड आरएनए, ये दो हो गए। इनके अंदर सीक्वेंस, बेस पेयरिंग, स्टेट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, राइट, वो पूरा पढ़ना, राइट। वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा? दैट्स बीइंग द वन व्हिच इज बीइंग डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द कीमोटैक्सोनॉमी। अब समझ आया पॉइंट, राइट। तो डीएनए आरएनए के बारे में सीक्वेंस पता करना, जीन टाइप्स पता करना, राइट, ये सब हमारे पास रिलेटेड किसमें हो जाएंगे? कीमोटैक्सोनॉमी। नाउ आफ्टर कीमोटैक्सोनॉमी, राइट, वी विल से सिर्फ डीएनए आरएनए के लिए नहीं, टाइप ऑफ प्रोटीन, their structure, amino acid composition, ये सब कुछ पता चलेगा ना हमको? राइट, देन वी विल से और किसका पता कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, fine, right, carbohydrate and lipid composition or secondary metabolite release, ये सब चीजें पता करना involved in the chemotaxonomy। कंप्लीटेड यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से? यस गाइस, सो नाउ हियर द होल प्लांट किंगडम फिनिश्ड। अब आपका पूरा प्लांट किंगडम फिनिश हो गया।
राइट, कंप्लीटेड है यहाँ तक अच्छे से, राइट। तो अब बस यही पॉइंट रिवाइज करने हैं, राइट, स्टार्टिंग विद दी ट्रांसफर। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.